डिमिस्टिफाइंग द करंट मार्केट इन टर्बुलेंट टाइम्स। अभी टर्बुलेंट टाइम चल रहा है और मार्केट में बहुत सारी दुविधाएं चल रही है कि, और जो मेजर दुविधा है कि एफआई पैसा बहुत निकाल रहा है इंडिया में से, उसको इंडिया पसंद नहीं है। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तेजी से। यूएस में टैरिफ डाल रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप के वैल्यूएशन बहुत हाई है और उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका हो रहा है। तो दिस आर सम वरीज दैट वी आर डिस्कसिंग डे इन डे आउट टुडे एंड वी आर डिस्कसिंग, और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और इसका अपने पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट क्या है। तो बेसिकली मैं ना आज आपको एक बात बताता हूं कि रुपी डेप्रिशिएशन से भारत को क्या इम्पैक्ट होती है और कितनी इम्पैक्ट होती है, पहले उस पर हम बात करेंगे। तो ये रुपी डेप्रिशिएशन भारत में पहली बार ही नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं आपको ये बता दूं कि रुपी आने वाले 20 साल में, तभी जो 87 है, अगर वो 180 190 हो गया तो हमको क्या करना चाहिए? आज रुपी जो डॉलर का रेट है वो 87 से आने वाले 20 साल में अगर 190 हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए? 180 हो जाता है, हमको आज क्या करना चाहिए? हमको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं अगर इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा तो मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा, राइट? दिस इज व्हाट इज द रुपी डेप्रिशिएशन लुक्स लाइक इन लास्ट 20 ईयर्स। रुपया ना 45 से डेप्रिशिएट होके अभी वाला 87 हुआ है। उसका मतलब क्या है कि ये पिछले 20 साल में 3% से डेप्रिशिएट हुआ है और उसी पीरियड में जो निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स है वो 14% से बढ़ा है। अगर यही इंफॉर्मेशन मैंने आपको 2004 में दी होती कि आज जो रुपी 45 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 45 रुपीज खर्च करने पे आपको $1 मिल रहा है, वो 20 साल बाद $90 खर्च करने पे मिलेगा, 90 रुपये खर्च करने पे आपको $1 मिलेगा। उतना डेप्रिशिएट हो जाएगा, पैसा लगाओगे आप, पैसा नहीं लगाते। और 14% रिटर्न, उसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का 16 लाख रुपए हो गया। अगर ये फिक्स डिपॉजिट में किया होता तो 1 लाख का 5 लाख होता। उसका मतलब है कि हमारे पास रुपी डेप्रिशिएशन का इंफॉर्मेशन है, हमारे पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, हम न्यूज़पेपर पे देख रहे हैं हर रोज, ये इंफॉर्मेशन है। उसका इम्पैक्ट क्या है, वो कैसे हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है? अगर 45 से 90 होने में निफ्टी 50 अगर 14% CAGR रिटर्न देती है तो उसका मतलब हमको इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं। इट इज बाउंड टू डेप्रिशिएट। आप देखो ये कंटिन्यूस 20 साल से डेप्रिशिएट ही हो रहा है। कभी वो ज्यादा रेट से हो रहा है, कभी कम रेट से हो रहा है और कभी कभी शॉर्ट टाइम में अप्रिशिएट भी हुआ है। सो दिस इंफॉर्मेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। मगर जब आपको ये पता हो कि इसमें से इनसाइट कौन सी निकल के आती है, व्हाट इज द इनसाइट, तो आप देखोगे ये रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है ना, हर एक टाइम पे अलग अलग रेट से डेप्रिशिएट हुआ है। जैसे कि 2011 से 2020 में ये 6.55% से डेप्रिशिएट हुआ है, मगर 2004 से 2011 ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था, राइट? और उसके बाद से 2.61% से डेप्रिशिएट हो रहा है। इन शॉर्ट रुपी है ना कैसे डेप्रिशिएट होता है, तो आप देखोगे ये यूएस और इंडिया के बॉन्ड का डिफरेंस है, राइट? तो ये डिफरेंस आप देखोगे, इसको यील्ड डिफरेंस बोलते हैं। ये डिफरेंस जब कम था तो रुपी कम डेप्रिशिएट हो रहा है। ये डिफरेंस जब ये येलो आप एरिया में देखोगे, ये जब बढ़ गया तो रुपी तेजी से डेप्रिशिएट हुआ। 2020 से अब तक ये जो डिफरेंस है कंटिन्यूसली कम हो रहा है। जैसे कि पहले 2020 में यूएस का बॉन्ड यील्ड कुछ था 2%, अभी वो 4.5 हो गया और हमारा 6 से 7 हुआ है। उसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है वो कम हुआ है। जब ये डिफरेंस कम होता है तो हम कम रेट से डेप्रिशिएट करते हैं। इसको इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलते हैं। अभी का आप देखोगे यूएस बॉन्ड डील जो 2.5% से बढ़ के 4.5% हो गई है और हमारी बॉन्ड डील तो मतलब में 2 साल में 7 के नीचे ही है। हालांकि वो तो 2022 में 7.5 थी, वो कम होकर 6.75 हुई है। मतलब डिफरेंस कम हुआ है। अगर ये डिफरेंस जितना कम होता है रुपी कम रेट से डेप्रिशिएट होता है। तो पहले तो इसको कोई रोक नहीं सकता कि रुपी अप्रिशिएट होगा, ऐसा लॉन्ग टर्म में कभी नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब इंडिया का इंटरेस्ट रेट यूएस से कम हो जाए। जो
मतलब में जो लॉन्ग टर्म में भी दिख नहीं रहा अभी के हिसाब से, तो ये तो एप्रिशिएट होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये कभी कम रेट से होता है, कभी ये ज्यादा रेट से होता है। और जब ज्यादा रेट से होता है तब इंडियन इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अब आप देखोगे कि ये जो पीरियड है यहाँ पे ज्यादा रेट से हुआ था डेप्रिशिएट, राइट। 2007, 2011, 12, 13, 15, 16 में ये कोविड वाले, 18 से 20 तक, और अभी अभी तो ये 7% ही हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम इनसाइट में कन्वर्ट करते हैं। जब भी ये रुपी ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है तो जनरली लोग तब पैसा नहीं डालते, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल में आता है कि रुपी बहुत डेप्रिशिएट हुआ है, सारे लोग डर जाते हैं, तो सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, राइट, या तो पैसा निकाल देते हैं। अब आप देखो, जब भी रुपी डेप्रिशिएट हुआ, कभी ये 24% से हुआ, कभी ये 17% से हुआ, कभी 24% से हुआ, कभी 17% से हुआ है। आप देखो कि उसके एक साल बाद निफ्टी 50 ने क्या रिटर्न दिए है, तो आप देखोगे एक साल बाद कभी 95% दिया है, कभी 25% दिया है, कभी 11%, कभी 52%, कभी 62%। 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो हर टाइम 15% से ऊपर है। और 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो वो भी अबो एवरेज है। और कभी नेगेटिव साइन देखने को ही नहीं मिली। उसका मतलब ये होता है कि रुपी डेप्रिशिएट जब होता है तो इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम होता है, अनलाइक व्हाट वी थिंक नॉर्मली, राइट। सो बेसिकली इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी हिस्टोरिकली जितनी भी बार रुपी डबल डिजिट में डेप्रिशिएट किया है और किसी ने पैसा लगाया है, उसको 1 साल, 3 साल, 5 साल में बहुत अबो एवरेज रिटर्न मिले और कभी भी रिटर्न नेगेटिव नहीं मिला है, राइट। सो फर्स्ट, इट हैज नथिंग टू डू विथ इकोनॉमी। उसको किसको इससे डरने की जरूरत है, तो जिसने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट किया है, राइट, और जब 10 साल बाद वो रुपी बेच रहा है, अपना इक्विटी बेच रहा है और रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके रिटर्न उसमें कम हो जाते हैं। मतलब में एफपीआई और एफआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। रुपी डेप्रिसिएशन की चिंता एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को करने की जरूरत है, हमें बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। ये काम आरबीआई का है, आरबीआई गवर्नर का है। और जितना भी इंटरेस्ट रेट हम कम रखते हैं इंडियन इकोनॉमी का, उतना रुपी कम डेप्रिशिएट होता है। और इंटरेस्ट रेट और कम रखने के लिए जो मूलभूत पैरामीटर है, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो। तो अगर अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो आपका रुपी डेप्रिशिएट कम होगा, और जितना रुपी डेप्रिशिएट कम हो उतना अपना इकोनॉमी स्टेबल भी रहता है। तो पहले उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे कब डरना चाहिए, देखो आप देखो, ये क्रूड के प्राइस लिखे हैं 2012-13 में, मगर ये जो प्राइस है ना वो आईएनआर में लिखे। जनरली हमारे पास क्रूड के प्राइस डॉलर में आते हैं, इसको मैंने आईएनआर में कन्वर्ट करके इसलिए रखा है ताकि हमको पता चले कि हमको क्रूड फाइनली कितने में पड़ता है। जैसे कि 2011-12 में क्रूड का प्राइस $100 था, मगर क्रूड खरीदने के लिए हमको पहले डॉलर खरीदना पड़ता था, जो हम 45 में खरीदते थे। तो पहले 45 में डॉलर खरीदते थे, फिर 100 में क्रूड खरीदते थे, तो हमारा नेट परचेस प्राइस 150 के आसपास हो जाता था। अब आज हमको क्रूड खरीद डॉलर खरीदने के लिए 87 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, मगर क्रूड खरीदने के लिए तो 70-80 डॉलर में मिल रहा है क्रूड। तो बेसिकली क्रूड करेक्ट हो गया है। तो हमारा 10 साल का क्रूड का आईएनआर टर्म में जो प्राइस है वो फ्लैट है, मतलब देयर इज नो इन्फ्लेशन। तो अपना कंट्री है जिसका रॉ मटेरियल क्रूड है, अब 10 साल से हम सेम प्राइस पे खरीद रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ, राइट, जिसमें कोई इन्फ्लेशन ही नहीं लग रहा, तो हमको तो फायदा हो रहा है। देखो हमको नुकसान कब हो रहा था, जब जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, तब क्रूड का एक्चुअल डॉलर टर्म में प्राइस 130 हो गया था, तो रुपी टर्म में वो हमको बहुत महंगा मिल रहा था। अभी तो हमको रुपी टर्म में, क्योंकि भले रुपी डेप्रिशिएट हुआ है मगर क्रूड के प्राइस 76 हो गए हैं, तो बेसिकली 10 साल में हमारा क्रूड का कोई इन्फ्लेशन नहीं है। अगर ये $100, $120, $130 क्रूड हो जाता है और रुपी भी 100 हो जाता है, तब हमको ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता लोग व्यक्त करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ क्या है इंडियन इकोनॉमी पे, राइट। सो टैरिफ जो भी कंट्री लगाता है उसको हमेशा नुकसान होता है, राइट। Hope my slides are visible. I'm just checking it multiple time because could not confirm. Hope my slides are visible. Yes. So thanks for confirming. Thanks a lot.
I'm resharing my screen. Just a second. Yeah. So टैरिफ जब भी कोई भी कंट्री लगाती है, हमेशा टैरिफ लगाने वाली कंट्री को ज्यादा नुकसान होता है। ये इकोनॉमिकली प्रूव हो चुका है, राइट। जो एक IMF ने 5 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के पॉइंट बताए थे कि व्हाट इज कंसिडर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो आपको आपके डेफिसिट कम करने, आपको करप्शन कम करना है, राइट। उसमें और एक दूसरा है कि आपका इकोनॉमी है वो ओपन होना चाहिए ट्रेड के लिए। तो यूएस ने काफी सालों तक अपना इकोनॉमी ट्रेड के लिए ओपन रखा, कोई टैरिफ नहीं लगा, इसलिए वो ग्रो किया। अब तो इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ्स क्या है, पहले तो कुछ इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाते हैं, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी यूएस हम पे लगाता है। जैसे कि हम लीकर खरीदते हैं, राइट। तो अगर हम लीकर खरीदते हैं और यूएस से कोई एक्सपोर्ट करता है तो हम उस पर 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, मगर हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं यूएस हम पे 0% लगाता है। जब हम लग्जरी बाइक और कार खरीदते हैं वहां से, यूएस से इंपोर्ट करते हैं, राइट, मतलब यूएस हमको एक्सपोर्ट करता है, तो 0 से लेके 100, 10 से लेके 100% तक टैरिफ है। अब 100% किस पे है? अगर आपने कोई लग्जरी कार इंपोर्ट की सीधी और इंडिया में बेची तो 100% है। आपने उसको पार्शियली मैन्युफैक्चर इंडिया में किया, असेंबल इंडिया में किया, तो टैरिफ 40% है। मगर आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया, जैसे हुंडई करती है, स्कोडा करती है, तो 10% ही टैरिफ है। उसका मतलब ये है कि ये तो अच्छा है हिंदुस्तान के लिए कि इससे हिंदुस्तान के लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर पूरा रेडीमेड कार वहां से यहाँ पे आएगा और यहाँ के लोग सिर्फ खरीदेंगे तो फायदा वहां पे होगा, राइट। और ये लग्जरी चीजों पे मतलब हार्ली डेविडसन बाइक पे, राइट, और लग्जरी कार पे है, राइट। सो इफ यू सी, और यूएस को हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं 2.5% है। हम मेडिकल एक्सपोर्ट इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं तो 40% टैरिफ है, मगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस हमसे 0 to 5% लगाता है। ऑन एन एवरेज हमारा जो टैरिफ है वो 9.5% है, यूएस का जो इनवर्ड वेटेड एवरेज टैरिफ है वो 3% है। अब आप देखोगे, अगर मैं जो चीजें बेचता हूँ वो यूएस की चीजों से सस्ती है, यूएस के लोग वहां के इंडियन चीज खरीदेंगे या इंपोर्ट की हुई चीज खरीदेंगे, और वहां पे क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वहां की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। जैसे कि यूएस में कपड़े बनते ही नहीं, सारे कपड़े इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया से जाते हैं और वही वही सारे लोग पहनते हैं। वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, मोस्टली 90% इट इज बाय एशियन कंट्रीज। अगर इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, मतलब इंडिया का शर्ट अगर वहां पे $30 में मिलता है तो यूएस का $40 में मिलता है, तो $10 का गैप है। तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद इंडिया का भी $40 हो जाएगा। इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा वहां के प्रोड्यूसर को होगा। दूसरा, जो टैरिफ में पैसा कलेक्ट होगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब जनरल पब्लिक को नुकसान होगा क्योंकि उनको चीजें महंगी मिलेगी, राइट। और हमारे यहाँ जो चीजें इंपोर्ट हो रही, लाइक लग्जरी बाइक, कार, मेडिकल इक्विपमेंट, लिकर, ये मतलब 5% जनता यूज करती है ना। हार्ली डेविडसन बाइक ना खरीदने से इंडियन इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आती, और जो वो बाइक खरीदता है उसकी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। 100% टैरिफ लगाओ, 150% टैरिफ लगाओ, राइट। लिकर खरीदना है तो हमारी जो इंपोर्ट करते हैं वो चीज ऐसे वो नॉन एसेंशियल चीजों पे है। हमारे यहाँ से जो वहां पे एक्सपोर्ट होता है वो एसेंशियल चीजें है, जैसे कि जेनरिक मेडिसिन, इट इज वेरी एसेंशियल चीज, उसका प्राइस हमेशा लो रहना चाहिए, और लग्जरी चीजों का प्राइस हमेशा हाई रहना चाहिए, वो तो नियम है। तो होता क्या है कि ये इकोनॉमिक थियरी है, जब भी आप कोई टैरिफ लगाते हो तो पहले तो आपका इकोनॉमी का जो प्राइस इंडेक्स है वो ऊपर चला जाता है, और प्राइस इंडेक्स ऊपर चला जाता है तो डिमांड कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जितना प्राइस बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू का फायदा होता है, उससे ज्यादा सोसाइटल लॉस होता है। अब देखो ये सोसाइटल लॉस बोलते हैं। नाउ दिस सोसाइटल लॉस इज एक्चुअली ओवरवेट ऑल अदर बेनिफिट, क्योंकि ज्यादातर लोगों को होता है। तो दूसरा कि यूएस में समस्या किसकी? यूएस में समस्या इन्फ्लेशन की है। इंपोर्ट ड्यूटी एसेंशियल चीजों पे लगाने से वहां पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वहां पे बॉन्ड यील्ड और बढ़ सकती है। अगर बॉन्ड यील्ड और बढ़ी तो इंडिया और यूएस का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो और बढ़ेगा, और लॉन्गर टर्म में इंडिया और लोअर रेट से डेप्रिशिएट होगा।
सो बिलीव मी, टैरिफ लगाने से हमेशा लगाने वाली कंपनी को ही नुकसान होता है। अब दूसरा एफपीआई का फ्लो आता है, तो एफपीआई का भी बहुत सारा आउटफ्लो चल रहा है हिंदुस्तान से। अब एफपीआई का जो टोटल फ्लो आता है उसकी कैटेगरी कौन कौन सी है, तो ज्यादातर 65% पैसा हमको नॉन डेडिकेटेड एक्टिव फंड के थ्रू आता है। जो फंड है वो सीधा हिंदुस्तान में पैसा नहीं लगाते, वो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के थ्रू हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं। जैसे कि यूएस है, यूरोप है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 10% इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में डालेंगे, तो इंडिया में पैसा नहीं डालते, पूरे इमर्जिंग मार्केट बास्केट में डालते, और उसका पॉपुलर नाम है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो इंडिया को जो टोटल फ्लो आता है उसमें 65% फ्लो वहां से आता है। बाकी का सॉवरेन वेल्थ फंड इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया डेडिकेटेड फंड एक्टिव फंड 7% है, नॉन डेडिकेटेड पैसिव फंड 6.7% है, इंडिया डेडिकेटेड पैसिव फंड 3.2% है। तो 65% पैसा हमको एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स टू आता है। तो वो इंडिया को नहीं चूज कर रहे, वो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को चूज कर रहे हैं, और वो ज्यादातर जो आउटफ्लो है ना वो यहां से हम। अब वो आउटफ्लो क्यों है, 10 साल में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का जो रिटर्न है वो डॉलर टर्म में 3.8 है, और एमएससीआई वर्ल्ड है वो 10.5 है। एमएससीआई वर्ल्ड में सब डेवलप्ड कंट्रीज का वेटेज ज्यादा है, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में 30 से 31 कंट्रीज है, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, ताइवान, ये सारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज, ब्राजील, ये सारे कंट्री आ जाते हैं। अब देखो कि डॉलर टर्म में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का रिटर्न 3.8% है, राइट। तो वो भी 10 साल का रिटर्न। अगर किसी एफआईआई ने, एफपीआई ने 10 साल पहले उसमें पैसा डाला तो उसका रिटर्न 3.8 है, और यूएस में बॉन्ड यील्ड कितना है, 4.5। तो रिस्क फ्री रेट है वो बॉन्ड यील्ड से ज्यादा है। मतलब आपका 10 साल का रिटर्न इंडियन इक्विटी का मान लो 8% हो और बॉन्ड यील्ड 10% होगी, कहां पे पैसा डालोगे, आप भी बॉन्ड में पैसा डालोगे। सो मेजर रीजन एफआईआई इज पुलिंग आउट मनी इज बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड यील्ड एंड लोअर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स परफॉर्मेंस। अब हम इंडिया का डॉलर टर्म में परफॉर्मेंस देखते हैं, तो इंडिया का डॉलर टर्म में परफॉर्मेंस तो वे अहेड है इमर्जिंग मार्केट, तो उनको ये बेचना है। मगर जब ये लोग इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बेच रहे हैं तो हिंदुस्तान भी बाय डिफॉल्ट बिक जाता है, क्योंकि वो अलग अलग करके तो नहीं बेच सकते। आपको ईटीएफ को सेल करोगे तो ईटीएफ का पूरा पोर्टफोलियो बिक जाता है ना, वो अलग अलग वेट थोड़ा बिकेगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और आप जनरली जब बॉन्ड यील्ड में स्पाइक आता है ना, तब एफपीआई का आउटफ्लो आता ही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि सब असेट एलोकेशन करते हैं, राइट, एंड दे बिलीव इन स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन अ लॉट मोर देन अस, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज हैपन। तो इनको बेचना इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, और पिछले 2-3 साल से ये बेच रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो उन्होंने इंडिया से सेल किया है, राइट, what that is 0.4% ऑफ द टोटल होल्डिंग, मतलब $5,1200 बिलियन का उनका टोटल होल्डिंग है, उसमें से उन्होंने 0.4% मतलब $20 बिलियन बेचा है। तो ऐसा तो पहले भी बेचा, $34 बिलियन अपने यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम भी बेचा, तब भी हमको चिंता थी कि और बेचेंगे और बेचेंगे, और मार्केट रिकवर हो गया, राइट। $15.4 बिलियन बेचा था। इसकी इंटेंसिटी अभी से ज्यादा है, क्योंकि तब उनका होल्डिंग $1,000 बिलियन ही था, तो टोटल होल्डिंग का 1.5% उन्होंने बेचा था, अभी तो 0.4% है मतलब में, और ऐसा बहुत बारी हुआ है, राइट। सो इफ यू सी, जब भी ये सेल हुआ है तब मार्केट करेक्ट हुआ है। तो BSE 500 जब ये रिकॉर्ड डेट है तब तक 14.80% करेक्ट हुआ, और उसके एक साल में वापस पॉजिटिव रिटर्न ही आया है, ऑल इंस्टेंसेस। तो जब भी एफपीआई का हैवी सेलिंग होता है उसके एक साल बाद मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए थ्रू आउट ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस। और कितना बेचा है, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा निकाल रहे हैं, तो इतना सेलिंग तो करेंगे ना। आपका कोई इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए डाला है, उसने 40,000 रुपए रिडीम कर दिए, या 50,000 रुपए रिडीम कर दिए, या 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए रिडीम कर दिए, तो आपको भी हाई तोबा मचाते हो, आप नहीं मचाते, राइट। मगर अभी इंडियन मार्केट करेक्ट ज्यादा हुआ है, राइट। उसके 2-3 रीजन है। पिछले 4-5 महीने में आप देखो बहुत सारे आईपीओ आए हैं। पिछले 5 महीने में 42,000 करोड़ के आईपीओ आए। आपका हुंडई का आईपीओ आता, जो बड़े हैं वो स्विगी का आईपीओ, मतलब पेपर का सप्लाई भी नया आया था, राइट। सो एक तो एफपीआई पैसा निकाल रहा है, ऊपर से पेपर का नया सप्लाई आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको दिख रहा है मार्केट के ऊपर। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और आप देखो कि हिंदुस्तान को जब पैसा आ रहा था, मतलब एफपीआई जब इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में पैसा आ रहा था, तो इमर्जिंग मार्केट में इंडेक्स हिंदुस्तान का वेट 7 से 8% था। ऑन एन एवरेज आप देखो 8% ही रहा है, और चाइना का 43 था। अब जो इमर्जिंग मार्केट का रिटर्न नहीं आया, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एक्चुअली चाइना है, क्योंकि चाइना का 10 साल में कोई रिटर्न ही नहीं है,
राइट। मगर उनको पैसा 20 से 43 रुपीज मिला, हमको 8 रुपए ही मिल रहा था जब पैसा आ रहा था, राइट। मगर जब पैसा जा रहा है तब हमारा वेट 18 हो गया, चाइना का 27 हो गया, तो जा रहा है तब ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब वो इन्वेस्टर 10 लाख रुपए डाल के गया था इंडिया में, उसका वैल्यू 30 लाख रुपए हो गया मान लो, और वो पूरा 30 लाख रुपए निकाल गया, तो नेट नेगेटिव 20 लैक्स हो गया, क्योंकि आया तो 10 आया, गया तो 30 गया, तो वो ग्रोथ हुआ है। तो अब इसमें ये बेसिकली मैथमेटिक्स है कि क्यों ज्यादा निकल रहा है पैसा, बिकॉज हमारा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेट बढ़ गया है। तो जब आ रहा था तो 8.1% आ रहा था, जा रहा था तो 17-18% के रेट से जा रहा है। सो दैट्स व्हाई यू सी दिस काइंड ऑफ एफपीआई आउटफ्लो। और हमको चिंता ये हो रही है कि एफपीआई को हिंदुस्तान से तकलीफ है, एक्चुअली हमको हिंदुस्तान से कोई तकलीफ ही नहीं है। उनको एक तो बॉन्ड डील ज्यादा मिल रही है, दुनिया में थोड़ा जब प्रॉब्लम होता है तो होम कंट्री बायस होता है, तो लोग अपने घर पैसा ले जाते हैं। मगर उसी की वजह से मार्केट में मौका आया है। जब 85,000 सेंसेक्स था तब हम क्या कर रहे थे, मार्केट गिर नहीं रहा, मार्केट गिर नहीं रहा, थोड़ा करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। जब आ रहा है तो बोले क्यों आ रहा है। सो दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी थिंक, हम सोचते कैसे हैं। 85,000 सेंसेक्स था तब हम गूगल में सर्च करते व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था क्योंकि आप गूगल में सर्च ही वही कर रहे थे। अब क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रहा है तो बोले एक्सचेंज रेट कम, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, एफआई पैसा बेच रहा है, तो आप गूगल में सर्च क्या करो, प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, तो आपको प्रॉब्लम दिखा रहा था। ये सारे प्रॉब्लम तब भी थे, मगर तब मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा था तो आप गूगल में सर्च नहीं कर रहे, तब तो आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे। तो दिस इज हाउ वी थिंक। मतलब जब घर में कॉकरोच दिखते नहीं उसका मतलब ये नहीं कि होते नहीं, वो कॉकरोच होते ही है। मगर जब एक दिख जाए ना या दो दिख जाए तो हम ढूंढना शुरू करते, ढूंढते तो 10 मिलते हैं। तो आज हमको ऐसा लगता है हमारे पूरे घर में कॉकरोच ही है, एंड दैट्स व्हाई वी वरी अ लॉट व्हेन वी एक्चुअली। तो वो जो 10 थे वो तो पहले से थे, तुमको दिखे नहीं थे, क्योंकि जब एक दिखा था तुमने ढूंढना शुरू किया, तब तक तुमको ऐसा लगता है तुम्हारा घर सदा बाहर है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अ प्रॉब्लम दैट if our thinking, so the most important aspect of investing is how to think, right? So ये दूसरा समस्या, एक्चुअली ये भी अपॉर्चुनिटी, जब भी एफपीआई ने पैसा निकाला है, अगर एफपीआई पैसा नहीं निकालता तो आपको ये वैल्यूएशन मिलता, आंसर इज नो। तो ये वैल्यूएशन मिलने के लिए दूसरी भी चीज हो सकती है, डीआईआई पैसा निकाले। तो जब डीआईआई पैसा निकालेगा तो आप कैसे बाई करोगे, आप ही तो डीआईआई हो। उसका मतलब है डिस्काउंट आप तभी पकड़ सकते हो जब एफपीआई के साथ प्रॉब्लम हो, एफपीआई पैसा निकाल रहा हो। मगर तब तो हम वापस चिंता करते हैं कि एफपीआई क्यों पैसा निकाल रहा, कब तक निकालेगा, अब वो किसी को नहीं पता, राइट, कब तक निकालेगा। मगर जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी है वो तो समझ ले। दूसरा के मार्केट में बहुत बड़ा बबल है, राइट, क्योंकि हमने बहुत सारे बबल पास्ट में देखे हैं, और ये बबल बस्ट होगा और सब पैसा टूट जाएगा, राइट। अब आप देखोगे, ये आप पहला वाला बुर्ज खलीफा देख रहे हो, ये हर्षद मेहता वाला तेजी है। 24% से अर्निंग बढ़ रही थी और मार्केट 215% से बढ़ रहा था, राइट। तो इसको ग्रोथ नहीं बोलते, इसको स्कैम बोलते हैं। केतन पारेख में 7% से अर्निंग नीचे गई थी, मार्केट 88% सीएजीआर से बढ़ा था, इसको भी स्कैम बोलते हैं। ये पूरा इमर्जिंग मार्केट में बुल रन आया था, 25% सीएजीआर से अर्निंग बढ़ी थी, तो अर्निंग भी बहुत अच्छी बढ़ी थी, मगर इकोनॉमी भी गर्म हो गई थी तब, और मार्केट उससे तेज बढ़ा था 4 साल के लिए। तो आप देखो 4 साल के लिए 10% सीएजीआर से ज्यादा बढ़ना मतलब 40% ओवर वैल्यूड हो गया, हर साल का 40% जोड़ लो, राइट। ये रफली रफ कैलकुलेशन है। तो वहां से वापस करेक्शन आया। ये जो पूरा पीरियड 2004 से 2020 कोविड से पहले वाला 12% से रिटर्न बढ़ा, 5% से अर्निंग बढ़ रही थी। तो अर्निंग तो थी ही नहीं, ये 12% भी होप पे था पूरा, राइट। सो आप देखोगे कि ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ और मार्केट का ग्रोथ हमेशा हैंड ऑन हैंड रहना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मेरा बेटा 4 साल पहले देखो ना तो मेरे कमर से थोड़ा ऊपर आता था, आज मेरे हेड, मेरे शोल्डर से भी ऊपर आ गया है। तो इसको ग्रोथ बोलेंगे क्योंकि 4 साल भी हो गए हैं। मगर मैं रात को सो जाऊं और सुबह उठ के देखूं और मेरा हाथ इतना बड़ा हो गया है, तो उसको मैं ग्रोथ नहीं बोलूंगा, उसको मैं स्वेलिंग बोलूंगा। अभी आप देखो कोविड में 42,000 से मार्केट गिरा 26,000, 26,000 से वापस 42,000 आए, चीजें नॉर्मलाइज हो गई। तो नॉर्मल से अगर मैं रिटर्न गिनूं, वो नॉर्मल से नवंबर 2020 से, तो सेंसेक्स 14% बढ़ा है, अर्निंग 25% बढ़ी है। एक्चुअली इक्वेशन पूरा उल्टा है। पी मल्टीपल अभी आज तो 20 के आसपास आ गया है, पीबी मल्टीपल 3.5 हो गया है,
और आरओई अच्छे और बॉन्ड यील्ड एक्चुअली 6.75 है। तो एक्चुअली सारी चीजें कोई भी बबल से मैच नहीं होती, उससे एक्चुअली उल्टी है कि अर्निंग ज्यादा बढ़ा है, सेंसेक्स का रिटर्न उससे कम है। तो पहले तो बबल जैसी तो कोई सिचुएशन नहीं, एटलीस्ट इन लार्ज कैप्स। दूसरा, ये ग्राफ में कभी काफी टाइम देखता हूँ कि निफ्टी का अर्निंग कितना बढ़ा, तो 20 साल में निफ्टी का अर्निंग है वो 12.6% से बढ़ा और निफ्टी 12.4% से बढ़ी है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो सितंबर 2024 में ये निफ्टी ऊपर थी, अर्निंग नीचे था, राइट? तो ये महंगा था, तो ये करेक्ट हो गया। तो पहले ये फेयर वैल्यू हुआ, अभी तो वो डिस्काउंट पे भी चला गया है। तो लार्ज कैप इज ऑफिशियली ट्रेडिंग एट डिस्काउंट ना। तो ऐसा नहीं है करेक्ट होके ज्यादा महंगे से कम महंगा हुआ, दे आर एक्चुअली ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। मगर हमारे साथ दुविधा क्या है कि जब चीजें महंगी मिलती है ना, तो हम ग्रोथ 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 करके आत्मनिर्भर भारत, है ना, विकसित भारत बोल बोल के तीसरी इकोनॉमी हो जाएगी करके कूद कूद के खरीदते थे जब महंगा था। जब फेयर वैल्यू हुआ तो सोचना शुरू करते, जब डिस्काउंट मिला तो बड़े डिस्काउंट का वेट कर रहे हो, जब बड़ा डिस्काउंट मिलेगा ना तो मुफ्त में कब मिलेंगे उसका वेट करेंगे, राइट? अब मार्केट कैप टू जीडीपी, ये भी एक बहुत लोग सवाल पूछते हैं। तो आज सितंबर में मार्केट कैप टू जीडीपी 154% था, ये अब तक का हाईएस्ट मार्केट कैप टू जीडीपी था। तब हमको पूरा कॉन्फिडेंस था मार्केट के सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा, सेंसेक्स 2.5 लाख हो जाएगा आने वाले टाइम पे। आज मार्केट कैप टू जीडीपी 124% है, मतलब यहां से नीचे, मतलब अक्टूबर 2021 जितना हो गया। अब इसमें भी एक डेटा में प्रॉब्लम है कि पिछले 3 साल में 997 आईपीओ आए हैं और ये 997 आईपीओ ने 40 लाख करोड़ ऐड किया है मार्केट कैप में। तो आप देखो इसकी वजह से ये 40 लाख करोड़ जो मार्केट कैप में है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, तो नया सप्लाई आया है, तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग स्टॉक थोड़े ओवर वैल्यूड हुए। तो 40 लाख करोड़ और 1000 आईपीओ आना तकरीबन ये कोई छोटी घटना नहीं है, राइट? तो अब ये आईपीओ को मैं हटा दूं, राइट, तो मेरा मार्केट कैप टू जीडीपी 112% हो जाता है। जो अगर यहाँ पे आप देखो 398 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप है आज का, इसमें से मैं 40 लाख करोड़ के आईपीओ का मार्केट कैप निकाल दूं तो ये 358 हो जाएगा और मार्केट कैप टू जीडीपी 112 हो जाएगा। और ये है ना, ये ग्रेजुअली बढ़ता ही जाएगा। एक टाइम पे 90 को आप मीन मानते थे, फिर वो 100 हो गया, अभी 110 120 इज ए न्यू एवरेज फॉर टोटल मार्केट कैप। मगर ये भी थोड़ा डिस्काउंट पे नहीं है। इसका रीजन ये है कि अगर लार्ज कैप डिस्काउंट पे और टोटल मार्केट कैप टू जीडीपी डिस्काउंट पे नहीं है, उसका मतलब है बाकी क्या रह गया? तो बाकी रह गया स्मॉल एंड मिड कैप। तो ये डेटा ये बताता है कि स्मॉल एंड मिड कैप अभी भी थोड़े महंगे हैं। अब इकोनॉमी इंडिकेटर की बात करें कि भाई अर्निंग में बहुत कुछ, अगर ये मार्केट 10% गिरा है, आज 14% निफ्टी हो गई है, स्मॉल एंड मिड कैप शायद 25-26% हो गए हैं, मगर इंडिया में पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, मतलब लोग अभी भी घर में फैन चला रहे, एसी चला रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी कलेक्शन कंटिन्यूसली सीक्वेंशियल मैनर में बढ़ रहा है। आप देखो ये बीच में जो बड़े बड़े टावर्स है ना, वो अप्रैल महीने के हैं, क्योंकि मार्च महीने के बाद मार्च में फाइलिंग ज्यादा होती है, जो पब्लिक डेटा अप्रैल में पब्लिश होता है, राइट? तो ये जो बड़े बड़े बीच में टावर दिख रहे सारे अप्रैल महीने के आसपास के हैं। तो आप देखोगे तो अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई, ये 50 के ऊपर रहे वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कंटिन्यूसली 55 के ऊपर रहता है। अब देखो आप सर्विस पीएमआई तो 60 के भी ऊपर चला गया था, तो इसको 50 के नीचे रहे तो खराब है, 50 के ऊपर है तो बेहतर है। हमारा कंटिन्यूसली 55 के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और सर्विस पीएमआई है वो तो 60 के भी ऊपर चला गया था। उसका मतलब है ग्रोथ में इतना कोई तकलीफ नहीं है जितनी हाई तौबा मचाई जा रही है, राइट? सो नाउ करेक्शन का पार्ट देख लेते हैं। तो आप देखोगे मतलब 48 करेक्शन आए हैं अब तक 40 साल में। तो 5 से 10% वाले करेक्शन, मतलब आप करेक्शन बोलो या डिस्काउंट बोलो, 27 आए हैं। मतलब हर 1.25 साल में ऐसा एक करेक्शन आया है, राइट? और ये हर बार रिकवर भी हो गया है। और रिकवरी कभी 5 से 10% का करेक्शन है, कभी भी 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगा। ये एक ही बार 197 डेज लगे थे, राइट? तो सारे मतलब 6 महीने के आसपास तो रिकवर हो जाते हैं। अब ग्रेड 2 करेक्शन 10% से 20% वाला, ये आज का लेटेस्ट अपडेटेड डेटा, ये अभी 14% का हो गया है, राइट? और
ऐसा 12 बार हुआ तो हर 3 साल में आता, और ये भी सारे रिकवर हो गए हैं। मैक्सिमम टाइम टू रिकवर इज 1 year प्लस 2 months। 1 साल 12 महीने में रिकवर हो गया है। अब रिकवर हो गया तो पैसा भी बनेगा ना, तो इतना रिटर्न बना है, राइट, ऑन रिकवरी। और 20% से ऊपर वाले करेक्शन 9 आए हैं, इसको थर्ड ग्रेड करेक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी हर 4-5 साल में आते ही है। और आप देखो कि ये करेक्शन तब आए जब इकोनॉमी की भी बत्ती गुल हो गई हो। अभी इकोनॉमी तो ठीक चल रही है, सिर्फ एफपीआई को तकलीफ है। मगर जब भी एफपीआई को तकलीफ है, हमको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हमको लगता है वो हमसे टैलेंटेड है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। सो बेसिकली ये करेक्शन आया है, और ये अब तक का टोटल करेक्शन जो आया है उसमें से 15वां सबसे बड़ा करेक्शन है। मतलब में आप अगर सारे डिस्काउंट किसी कंपनी ने अब तक 48 डिस्काउंट दिए, उसमें से 15वां सबसे बड़ा डिस्काउंट है, ऐसा आप समझ सकते हो। अब उस पर आपको क्या करना चाहिए वो आपको सोचना है। दूसरा, हम मार्केट करेक्शन तो देखते हैं, तो ये सारे मार्केट करेक्शन है। हम वैल्यूएशन करेक्शन भी देखने चाहिए, क्योंकि ये करेक्शन के पीरियड में अर्निंग ऐड होती है। जैसे कि अभी 4-5 महीने से करेक्शन हो रहा है, तो थोड़ी अर्निंग भी उस पीरियड में आई है, राइट। और अगर वो अर्निंग को मैं जोड़ लूं, तो अभी का जो करेक्शन है वो 16% का हो गया है, और आज का मैं जोड़ लूं तो 18% हो गया है ऑलमोस्ट। और ये निफ्टी 50 का मैं बता रहा। अब देखो कि ये यूक्रेन रशिया वॉर वाला करेक्शन है, 17% मार्केट करेक्ट हुआ था, मगर उस पीरियड में अर्निंग भी बढ़ी थी, राइट। तो टोटल डिस्काउंट 33% का हो गया था। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 10 लाख का गाड़ी 9 लाख में मिले तो 10% का डिस्काउंट बोलते हैं। मगर वही 10 लाख के गाड़ी पे 1 लाख का एक्सेसरी जोड़ दो, तो आपको देखना 11 लाख का 9 पे मिल रहा है, 9 का 10 का 9 पे नहीं मिल रहा। उसी तरह इन दिस करेक्टिंग पीरियड जो भी अर्निंग, जो भी ज्यादा कम जो भी आई, मगर ऐड तो हुई, वो ऐड होकर टोटल डिस्काउंट 16% का। और जब भी मार्केट करेक्शन से वैल्यूएशन करेक्शन ज्यादा होते हैं, वो बहुत अच्छा समय होता है, ये रिकवर भी बड़े तेज हो जाते हैं। तो आप देखो, ये 40% वाला हमने कोविड वाला करेक्शन 38% वाला दिखा था, मगर हमको ये 21 से 22 वाला करेक्शन नहीं समझ में आया था, जो ऑलमोस्ट कोविड के आसपास था, अगर आप टोटल वैल्यूएशन करेक्शन देखो। So when valuation correction is higher than the market correction, the economy has also added some value, which is adding to the discount, right? So this is what one need to consider. तो ये डेटा अभी तक, मतलब ये 13 जनवरी का डेटा है, मगर लेटेस्ट डेटा आज का आएगा तो ये 18% हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी वन शुड कंसीडर। दूसरा कि जब भी वैल्यूएशन महंगा हो तो आपको इंक्रीमेंटल पैसा इक्विटी में कम डालना चाहिए। तो एक हमने वैल्यू मैट्रिक्स में से एक हम वैल्यूएशन इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें हम इकोनॉमी के स्टेट भी कंसीडर करते हैं, इकोनॉमी का आरओई भी कंसीडर करते हैं, और बहुत सारे वैल्यूएशन पैरामीटर देखते हैं। तो वैल्यूएशन महंगे थे सितंबर में, तब हम बोल रहे थे 100 रुपए में से 40 रुपए इक्विटी में डालो। अभी आप 64, आज के दिन पे आप 64 रुपीज इक्विटी में डाल सकते हो, अगर किसी के पास 100 इंक्रीमेंटल पैसा है तो, क्योंकि आपका वैल्यूएशन तेजी से नीचे आया है। तो ऑन एन एवरेज आपको 64 इक्विटी में डालने चाहिए, 25 से 30% आपको डेट में डालने चाहिए, और बाकी का गोल्ड में भी थोड़ा पैसा 10-12 रुपए गोल्ड में भी लगाना चाहिए। आप देखो कोविड में इसी मॉडल ने 92% इक्विटी बोला था, राइट। सो दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकल मॉडल कैलकुलेशन। अगर कोई प्रूडेंट इन्वेस्टर है तो आज 100 रुपए में से 64 रुपए वो इक्विटी में सीधा डाल सकता है, 24 रुपए अभी भी उसको डेट में और गोल्ड में, डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क एपेटाइट, उसको करने चाहिए। कोई बहुत अग्रेसिव हो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को 74% इक्विटी में लगाने चाहिए, बेस्ड ऑन द वैल्यू, ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। ये वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यूएशन बोल रहा है कि 64% इक्विटी में डालना चाहिए 100 में से, 9 पैसों में से, मतलब में मार्केट में गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है, बढ़ने की ज्यादा है। जब ये 90% बोलेगा, उसका मतलब ये है कि मार्केट में गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई, बढ़ने की बहुत ज्यादा है। और जब 30% बोलेगा तो समझ लो मार्केट में गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो काफी लोग मुझे पूछेंगे और कितना जा सकता है, तो अगर 64% हो गया तो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, गिरने की यहाँ से कम है, मगर ऐसा नहीं बोल सकते गिर ही नहीं सकता। और कोई कॉशियस इन्वेस्टर उसको इंक्रीमेंटल का 54% इक्विटी में लगाना चाहिए। और हम लार्ज और मिड के वैल्यूएशन का रिलेटिव कंपैरिजन कर, तो लार्ज कैप डिस्काउंट पे है और मिड कैप एक्चुअली प्रीमियम पे है, राइट।
तो ये भी हमने, तो मतलब जनरली क्या होता है कि दोनों महंगे होते हैं, एक ज्यादा महंगा होता है, कम महंगा होता है, मगर अभी क्या है कि लार्ज कैप डिस्काउंट पे और मिड कैप महंगे हैं। बट आप देखोगे स्मॉल कैप उतने महंगे नहीं है, मगर वो लार्ज कैप से तो महंगे है। तो लार्ज कैप तो डिस्काउंट पे, स्मॉल कैप थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे एज कम्पेयर टू मिड कैप, मगर दोनों ओवरऑल अभी महंगे हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मुझे पैसा लगाना है तो मुझे लार्ज कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, जिसमें स्मॉल एंड मिड कैप कम हो, वहां पे लमसम जो 60 रुपए है वो लगाना चाहिए, राइट। तो मार्केट कैप अलोकेशन में आपको ज्यादातर पैसा अभी भी लार्ज कैप में लगाना है, स्मॉल एंड मिड कैप में कम लगाना है। यही मॉडल ने हमको 23 में बोला था, तो स्मॉल एंड मिड कैप में 50 रुपए लगाओ। निफ्टी 500 में 25 से 26 रुपए स्मॉल एंड मिड कैप है। तो अपना ये जो वैल्यूएशन मॉडल है उसने बोला था 50 रुपए, मतलब में निफ्टी 500 से डबल स्मॉल एंड मिड कैप में आप लगा सकते हो। फिर क्विकली 2024 तक मॉडल ने बोला कि अब आप इसको मिनिमम रखो 10%, राइट। अभी भी वो वही बता रहा है। सेक्टर में आप वैल्यूएशन देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विस, ऑटो, कंजम्पशन, हेल्थ केयर ये सस्ते हैं, मेटल, एनर्जी, आईटी ये थोड़े महंगे, और बाकी मार्केट वैल्यूएशन के आसपास है। तो आप देखोगे फाइनेंशियल, तो जैसे लार्ज कैप डिस्काउंट पे ना, वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत बड़े डीप डिस्काउंट पे है, क्योंकि उसका 3 साल का अर्निंग ग्रोथ उसके रिटर्न से बहुत ज्यादा है। उसका आज का पीई मल्टीपल 15 है, नीचे इसका आप आरओई भी देख सकते हो, आरओई कंटिन्यूस इंप्रूव हो रहा है, और प्राइस टू बुक मल्टीपल भी कम है, और आरओई इंप्रूव हुए, राइट। सेम इज केस विद ऑटो, सेम इज केस विद कंजम्पशन। तो फाइनेंशियल सर्विस, ऑटो, कंजम्पशन ये 3 सस्ते सेक्टर है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो ये बाकी के हैं जो महंगे सेक्टर है। तो बेसिकली अगर किसी को कोई थीम में पैसा लगाना है तो आने वाले 8-10 साल में सबसे ज्यादा मल्टी बैगर हमने देखे हैं फिनांस, कंजम्स, आईटी और इंडस्ट्रियल से मिले, और एक मल्टी बैगर जो स्मॉल से लार्ज कैप हुआ है वो कंजम्पशन में से मिला है। तो एक कंजम्पशन थीम है, वहां पे भी आप पैसा ऐड कर सकते हो, जहां पे लार्ज कैप का प्रोपोर्शन मिडिल स्मॉल कैप से रिलेटिवली बेहतर हो एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। सो दिस इज व्हाट वन शुड डू। और एसआईपी की बात करें तो करेक्शन है ना, एसआईपी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, और ऐसा डेटा भी हमने देखा है, कोविड में भी करेक्शन आया था, स्मॉल एंड मिड कैप 60% करेक्ट हुए थे उस पीरियड में, 2018 से 2020 तक। अगर वो कोविड नहीं हुआ होता तो ये करेक्शन नहीं आया होता। किसी ने तब 10,000 रुपए की एसआईपी निफ्टी मिड कैप 150 में की होती तो अब तक उसने 5 साल 1 महीना हो गया 6,10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसका आज का वैल्यू, आज का नहीं, मंथ एंड का वैल्यू 12,11,000 था 31 जनवरी का, और एक्स्ट्रा रिटर्न 27.3% था। अगर मान लो कोविड ही नहीं हुआ होता, वो चाइना से वायरस ही नहीं आया होता, तो मार्केट गिरता नहीं, और गिरता नहीं तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे बढ़ता उसके बाद। तो उसका 6,10,000 का वैल्यू 11,64,000 ही होता, उसको 47,000 का नुकसान होता। तो जब भी करेक्शन आते हैं वो एक्चुअली एसआईपीज के लिए अच्छे है, क्योंकि आप ज्यादा यूनिट खरीद पाते हो एट लोअर प्राइसेस और लोअर एनएवीज। अब किसी लोगों को ऐसे भी एडवाइस दी जाती है इसको बंद करके बॉटम पे शुरू करो, पहले तो बॉटम की देर किसको पता ही नहीं, कल रिकवर हो गया तो कल से रिकवरी शुरू हो गई, तो और आपने तो बंद कर दिए। तो पहले तो आज तक ये कोई कर नहीं पाया, मगर कोई है ऐसा ओरेकल जो ये कर पाता है, और ये बॉटम से एसआईपी शुरू की इसने इस दिन से। तो इस दिन से एसआईपी शुरू की तो वो 3 इंस्टॉलमेंट उठ के बच गए, तो उसका 5,80,000 इन्वेस्ट हुआ, तो उसका वैल्यू 11,15,000 है, राइट। अब जो 30,000 इन्वेस्ट, और उस 30,000 जो इन्वेस्ट नहीं किए वो भी इसमें जोड़ दो फंड वैल्यू में, तो भी उसको 66,000 रुपए का नुकसान है। मतलब ये बॉटम पे किया ना वो भी लॉस में, और वो बड़े लॉस पे है एक्चुअली, क्योंकि जो 10,000 इन्वेस्ट, 30,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं हुए वहां से तो मार्केट आज बहुत ऊपर है 5 साल के बाद, राइट। तो करेक्शन की वजह से एसआईपी रोक देना, एसआईपी बंद कर देना या पैसा निकाल देना, डेटा साबित करता है इससे आज तक लोग इडियट ही बने हैं। अगर वही चीज स्मॉल कैप में की होती तो रिटर्न और खराब होते। मतलब में अगर कोविड का करेक्शन नहीं आता तो 70,000 रुपीज का आज के वैल्यू पे नुकसान होता, और अगर किसी ने तब बॉटम में शुरू की होती यहाँ पे एसआईपी तो उसको और बड़ा नुकसान होता। सो व्हाट डज इट सेज कि आपको एसआईपी बंद नहीं करनी, आपको कंटिन्यू रखना है एसआईपी। आप अगर इसमें 8-10 साल का एसआईपी करते हो तो बेहतरीन रिटर्न इसमें मिल सकते हैं। दूसरा कि ऐसी हालत में ना फंसने के लिए फ्यूचर में क्या किया जाए। आज देखो ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो 100% इक्विटी पे है, आज अपॉर्चुनिटी है, मैंने ये प्रेजेंटेशन दिखाया, बोले क्राइसिस है,
मार्केट में, मगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है, राइट? और आपको मैंने कवरेज भी दे दी, मगर आपके पास कैश ही नहीं है, आप क्या करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर कोई 75% रुपीज निफ्टी 500 में डालता है, 10% डेट में डालता है और 15% गोल्ड में डालता है, और जब भी ये 75-65 हो जाए, मतलब मार्केट गिर जाए, या 75-85 हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो ये वापस रीबैलेंस कर दो। पिछले 20 साल में ऐसा रीबैलेंस 3 बार हुआ है, राइट? तो 3 बार तो रीबैलेंस कर सकते हो, मतलब 75 जब 85 हो जाए, और ये निफ्टी 500 में पैसा डाला, डेट का पैसा निफ्टी 5 ईयर बॉन्ड में डाला है, और गोल्ड का पैसा एमसीएक्स गोल्ड में डाला है, कोई एक्टिव फंड लिया ही नहीं है अभी इसमें, राइट? और अब तक 3 बार, मतलब 6 साल में एक बार रीबैलेंस करने को आया है। Your return of this strategy is 14%, Nifty 500 return is 13.35%। अभी तक तो हमने कोई एक्टिव फंड ही नहीं डाला, और 60 बिप्स का अल्फा ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं एडवाइजर अल्फा, और रिस्क भी कम लिया, कम रिस्क लेके अल्फा जनरेट किया, ड्रॉ डाउन भी कम मिले, रोलिंग रिटर्न भी बेहतर आए, राइट? सो इफ यू सी द रोलिंग रिटर्न आर ऑल्सो बेटर, ड्रॉ डाउन इज ऑल्सो वेरी गुड, तो ड्रॉ डाउन भी कम मिले। अगर आप 50% इक्विटी पे किसी का पोर्टफोलियो चलाते हो, 35% डेट पे, 15% गोल्ड पे, राइट? मतलब में आप एक मॉडरेट पोर्टफोलियो चलाते हो, तो उसका रिटर्न 12.56 आता है। 50% इक्विटी वाले का, 100% इक्विटी का रिटर्न 13.35 आता है, और रोलिंग रिटर्न भी बहुत बेहतर है। सो इफ यू सी, और कोई 30% इक्विटी पे चलाता है, 50% डेट पे चलाता है, 20% गोल्ड पे, एकदम कंजर्वेटिव, तो उसको कभी नेगेटिव रिटर्न ही नहीं आते। मिनिमम रिटर्न इज 5% एंड एवरेज रिटर्न इज 12.36%। आप देखो ड्रॉ डाउन आपको दिख ही नहीं रहा है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड असेट एलोकेशन। पहले तो वो डिसाइड करो, 75% इक्विटी पोर्टफोलियो इज बीटिंग 100% इक्विटी पोर्टफोलियो। अगर किसी का 5 करोड़ रुपए आपके पास है, और आपने, या 4 करोड़ रुपए आपके पास है, आपने 25% नॉन इक्विटी में रखा है, मतलब 1 करोड़ नॉन इक्विटी में है उसका आज, तो अगर मार्केट गिरा है, राइट, अगर आज मार्केट गिरा है, तो उसके पास, पहले तो उसका फोलियो गिरा है, उसके पास लेने के लिए चीजें बहुत है, और लॉन्ग टर्म में उससे आपका रिटर्न बढ़ता है, कम नहीं होता। हमने डेटा से देख लिया। अभी तक तो हमने एक्टिव फंड जो अल्फा जनरेट करे वो तो सिलेक्ट ही नहीं किए, एक तो आपने एडवाइजर अल्फा ही ऐड कर दिया, वॉलेटिलिटी कम दे दी, उसको अगर पैसों की जरूरत है तो भी पैसा है, उसको पैसा डालना है तो बहुत सारी मौके भी है। दैट्स व्हाई अगर ऐसी हालत में नहीं आना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने, कौन से क्लाइंट का पोर्टफोलियो आपका कितना % इक्विटी पे चलाना है। तो एक होता है, आप एक रिस्क डिसाइड करो, अगर क्लाइंट रिस्क लेना चाहता है, और एक, मतलब में एक रिस्क डिसाइड कर लो, तो उस पे बेंचमार्क का रिटर्न ये है, अच्छा फंड मैनेजर ढूंढो तो वो अल्फा जनरेट करके देगा, तो ये हो गया वैल्यू एड। एक दूसरा वैल्यू एड होता है, एक आप वही रिस्क डिसाइड कर दो, बेंचमार्क का रिटर्न ये है, और कम रिस्क लेके वही रिटर्न जनरेट करो, राइट? सेम रिटर्न, दिस इज ऑल्सो वैल्यू एड। ये वाला जो वैल्यू एड है वो एडवाइजर अल्फा है, ये वाला जो वैल्यू एड है वो अच्छा फंड मैनेजर चूज करने से आता है। सो दिस आर द, व्हेन यू हैव दिस टू टियर चेक्स ऑन द पोर्टफोलियो, कभी भी लाइफ में ऐसे करेक्शन पे ना आपको ट्रम्प के टैरिफ की चिंता होगी, ना रुपी डेप्रिसिएशन की चिंता होगी, ना एफपीआई सेलिंग की चिंता होगी। सो दैट इज व्हाट वन शुड अंडरस्टैंड, कि कैसे रिस्क कंट्रोल करना है। जैसे कि किसी का 4 करोड़ का पोर्टफोलियो पूरा इक्विटी में है, और उसको आज ये प्रेजेंटेशन दिखा दिया, मौका भी है, उसके लिए डालने के लिए 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख से कोई 2 करोड़ का पोर्टफोलियो का, 4 करोड़ का पोर्टफोलियो कुछ होता नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एडवाइजर अल्फा, दैट यू कैन ऐड थ्रू प्रॉपर एसेट एलोकेशन इन द पोर्टफोलियो, which is very important for an advisor। तो ये अलग पोर्टफोलियोज के कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव पोर्टफोलियोज होते हैं। तो आप देखोगे 100% इक्विटी वाले पोर्टफोलियो का रिटर्न 14% है, 75 इक्विटी, 5 डेट और 20 गोल्ड का रिटर्न 14.9% है, राइट? सो दिस इज ऑन, ये निफ्टी 500 है जो ब्रॉडर बेंचमार्क है, उस पर रिटर्न गिने है। उसकी मैक्सिमम आप एवरेज रिटर्न देखो 3 साल का, वो भी ज्यादा है, राइट, इज कंपेयर टू 100% बॉन्ड पोर्टफोलियो। और आप देखो कंजर्वेटिव में आप 30% इक्विटी, 70% डेट का पोर्टफोलियो चलाते हो, 10.2 रिटर्न आता है। 30% इक्विटी, 50% डेट और 20% गोल्ड का पोर्टफोलियो चलाते हो तो 12.4% रिटर्न आता है। सो गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट असेट क्लास, क्योंकि डेट से आपको इन्फ्लेशन का रिटर्न मिलता है, गोल्ड से आपको इन्फ्लेशन प्लस रुपी डेप्रिसिएशन का रिटर्न मिलता है, और इक्विटी से आपको सबसे हाईएस्ट नॉमिनल जीडीपी का रिटर्न मिलता है,
डेट और गोल्ड ये टेक्निकल असेट क्लास है, इक्विटी इज स्ट्रक्चरल असेट क्लास। ये टेक्निकल असेट क्लास कब काम आती है? जब मार्केट ऐसे गिरता है तो डेट थोड़ा बढ़ता है और गोल्ड ज्यादा बढ़ता है, वही पैसा आपको अच्छे वैल्यूएशन पर अच्छी चीज बाई करने के लिए काम आता है। और अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना, क्लाइंट को इमरजेंसी है, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तभी जॉब जाती है, तभी बीमारियां आती हैं और तभी सारी तकलीफें, आपका रिकवरी भी, मतलब इफ यू हैव टू आपका किसी को पैसा रिकवर करना है तो फंड्स भी तब नहीं आते, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम लीवरेज होता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड असेटोलॉजी। तो असेटोलॉजी अगर आप जितना भी यूज करोगे, आपका असेट्स के वैल्यूएशंस आपको पता होने चाहिए, कब कितनी कौन सी असेट में कितना लगाना चाहिए। कि इन्वेस्टर को तो तेजी में 100 रुपए लगाने होते हैं और मंदी में सब डेट में डालना होता है, राइट। तो सितंबर में सब इक्विटी में लगाने के लिए आते थे, अब सब मल्टी एसेट में लगाने के लिए आ रहा है। और मार्केट 10% करेक्ट हो गया ना, और तो सब डेट में लगाने के लिए आएंगे। सो जब वो इक्विटी में ही पैसा बढ़ा लेके आता है, तेजी में ही पैसा बढ़ा लेके आता है, तब आपने प्रॉपर असेट एलोकेशन किया, तो दैट विल हेल्प यू टू एनकेस दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुन टाइम। तो पहले असेट क्लास सिलेक्शन करना चाहिए कि कौन सा असेट क्लास में कितना रिटर्न देने का ताकत है। आज के दिन में क्लाइंट का असेट क्लास डिसाइड करिए कि 80% इक्विटी में लगाना है या 75% इक्विटी का लगाना है, मगर आज वैल्यूएशन इक्विटी के महंगे तो 40 से 50 रुपए लगाने चाहिए। उसके बाद सेकंड इज कौन सा सेक्टर में आपको ग्रोथ है और बार्गेन भी मिल रहा है, वो ढूंढना चाहिए। और फाइनली फंड सिलेक्शन होने चाहिए कि जहां से आपको ये इस बेसिस पे आप फंड सिलेक्ट करिए। सो दिस इज व्हाट इज द राइट अप्रोच। तो एक थोड़ा आपका ज्यादातर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी होता है, थोड़ा टेक्निकल बिल्ड कर सकते हैं आप, जिससे आपको ऐसे अपॉर्चुन टाइम में इन्वेस्ट करने का पैसा भी मिलता रहे। तो फॉर एग्जांपल आज किसी का पैसा लगाना है तो आप 63-64 रुपीज इक्विटी में लगा सकते हो, बाकी आप नॉन इक्विटी में लगाओ। उसमें भी लार्ज कैप का प्रपोर्शन ज्यादा रखो, मतलब ऐसे लार्ज कैप फंड लग सकते हो या फ्लेक्सी कैप जिसमें लार्ज एंड मिड कैप ज्यादा हो। थोड़ा आप पैसा टेक्निकल अगर अलाउ करता है क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट को, तो बैंकिंग जैसे फंड है, कंजम्पशन जैसे फंड है, वहां पे भी लगा सकते हो। सो व्हाट इज द वेल्थ क्रिएशन मंत्र? पहले तो अपॉर्चुनिटी सेंस करो, आज शायद हमने की थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी सेंस। फिर अपॉर्चुनिटी सीज करो। सेंस करने से कुछ नहीं होता, आपको अपॉर्चुनिटी सीज भी करनी है। अब सीज कैसे की? तो भाई 5,000 रुपए लगाए, तो 5,000 रुपए लगाए जिसका पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों में है, उससे कोई फर्क नहीं। यू हैव टू साइज इट वेल, साइजिंग द अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज व्हाट इज द वेल्थ क्रिएशन मंत्र, seizing the opportunity, sizing the opportunity and sensing the opportunity. So this is what is very important for wealth creation. और ऐसे मौके बहुत बार आए हैं। इंडियन इकोनॉमी में एक ही तकलीफ है, यहाँ पे कोई तकलीफ ही नहीं है। मगर आप तकलीफ ढूंढोगे गूगल पे तो आपको हर टाइम कोई ना कोई तकलीफ मिलेगी। तो आई गेस 4 महीने ऐसा रह सकता है, मार्केट कभी भी रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन मार्केट रिकवर हो जाएंगे, 2026 आएगा, तब एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा मैं वापस कि 2025 में बहुत अच्छा मौका मिला था, मगर तब हमारे पास पैसा नहीं था, और पैसा था तो हिम्मत नहीं थी।